Hello and welcome to the second lecture on crafting an effective research synopsis. So, previously we discussed in detail about the synopsis, what a synopsis is, and what are the properties of a synopsis. In today's lecture, we will discuss a little bit more detail about the research synopsis. So, a research synopsis describes the plan of your research project and is typically submitted to professors or department heads so they can approve your project. ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, प्रोफेसर्स को या डिफरेंट इंडस्ट्रीज को या ग्रांट्स वगैरह के लिए अपने प्रोजेक्ट्स लिख सकते हैं. Most synopses are between 3000 and 4000 words and provide your research objectives and methods. जो हमने मेन चीज़ इसमें डिस्कस की थी, इट वाज अबाउट कि आपका साइनॉप्सिस एक पेज से लेकर 3 या 4 पेजेस तक हो सकता है, विच रफली मेक्स इट अबाउट 3000 to 4000 words. While the specific types of information you need to include in your synopsis may vary depending on your department guidelines, most synopses include the same basic sections. जो कि हमने डिस्कस किए हैं वही इंट्रोडक्शन है आपका, एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन है, मेथडोलॉजी है, आपका जो है उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं जिन्हें हम रिजल्ट्स कहते हैं, और आपकी डिस्कशन और आपके रेफरेंसेस. In this article, we will walk you step by step through everything you need to know to write a synopsis for research. So stay tuned and keep watching. Now, section 1 is about organizing your research synopsis. कि आप अपना research synopsis किस तरीके से organize करेंगे. Now, to start off, it is essential to follow the formatting guidelines provided by your instructor. आपका अपने सुपरवाइज़र से कांटेक्ट में रहना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है. इट इज़ ऑफ क्रिटिकल इम्पोर्टेंस कि आप वही फॉर्मेटिंग को फॉलो करें जो आपका इंस्ट्रक्टर आपको कहे. बहुत से स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि दे डू नॉट कंसल्ट देयर इंस्ट्रक्टर एंड दे एंड अप विद अ लॉट ऑफ रिविजन्स इन देयर साइनॉप्सिस. तो ये बिल्कुल गलत है. आप टाइम टू टाइम मिन्नतें करके, लेकिन आप अपना जो इंस्ट्रक्टर हो उससे टाइम लें और उससे फॉर्मेटिंग और बाकी चीज़ें डिस्कस करें. सो while all research synopsis describes the plan of your project, the specific formatting guidelines can vary widely between disciplines or even among programs within the same department. ऐसा नहीं है कि हम कहें कि वर्ल्ड वाइड कोई भी जो है वो फील्ड हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे ज़ूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे आईआर हो, चाहे मेडिकल साइंसेस की फील्ड्स हों, चाहे इंजीनियरिंग की फील्ड्स हों, बेसिक आउटलाइन रिमेन्स द सेम. उसमें आपने लिटरेचर का रिव्यू भी देना है, उसमें आपने अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी डिफ़ाइन करना है, उसमें आपने अपनी मेथडोलॉजी आप क्या यूज़ कर रहे हैं, आपकी अप्रोच क्या है, आपकी स्कोप क्या है, आप किस चीज़ को एड्रेस करना चाह रहे हैं, क्या आपके पास आउटकम्स हो सकते हैं, दैट रिमेन्स द सेम. बट एडिशनल चीज़ें इसमें डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, फील्ड टू फील्ड या टाइप ऑफ रिसर्च टू टाइप ऑफ रिसर्च या इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी कर सकती हैं. सो फॉर दैट यू हैव टू, इसीलिए जो ज़रूरी है कि यू हैव टू कंसल्ट योर इंस्ट्रक्टर. बहरहाल, मेक श्योर टू thoroughly read and follow any instructions given to you by your instructor or advisor. So that is of key importance that you consult with your instructor. You will also want to find out the required citation formats, such as there are different type of formats. There are formats like APA, MLA, and many other type of formats. And whether you are expected to use parenthetical references or footnotes in the citation in the body of your synopsis.
And if anything is unclear to you, don't hesitate and just ask your instructor or advisor to ensure you are on the right track. बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये यकीनी बनाना कि आप जो हैं वो सही ट्रैक पे हैं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे। फॉर्मेटिंग के भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं, साइटेशंस के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। आपने फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना है, आपने स्पेसिंग क्या रखनी है, आपने हेडिंग्स का स्टाइल क्या रखना है, ये ऑल दोज़ थिंग्स वेरी एज़ पर योर इंस्ट्रक्टर्स और प्रोफ़ेसर और सुपरवाइज़र्स वांट्स। वो उनकी मर्ज़ी के ऊपर, उनकी अपनी पसंद-नापसंद के ऊपर वेरी करते हैं। और इसी तरह साइटेशंस ऐड करने के लिए भी डिफरेंट तरीके हैं। कहीं आप पैरेंथेसिस में ऐड करते हैं, कहीं आप राउंड ब्रैकेट्स में ऐड करते हैं, कहीं आप 1 2 3 लिख कर और फिर डिटेल रेफरेंसेस में उसकी बाकी डिटेल लिखते हैं, तो कहीं पे आप ऑथर का जो सेकंड नेम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन वगैरह उस तरीके से करते हैं। तो दीज थिंग्स आल्सो चेंज। Now, next, let's talk about setting up the headings of your sections. Research synopsis typically uses standard headings for the different sections, while your department might have specific guidelines for how to format those headings. A typical research synopsis will include at least the following sections, in which there is a title, there is an abstract, there is an introduction, there is a literature review, there are your objectives, very necessary, and the hypotheses, whether it is one, two, or three in number, methodology and methods that you are going to use, and the references. So, additionally, depending on your research type, your department, there may be additional sections required. So always check with your instructor. Again and again, I am emphasizing on checking up with your instructor because it is of key importance. Most of the students then end up regretting not consulting with their instructor. So it is very necessary. So again, the detail or the basic structure of your synopsis is your title, your abstract, your introduction, your literature review, your objectives, your hypothesis, methodology, and references. Now, this table of content that is also very important. This is an auto-generated one, as you can see in the picture. So you have to give proper headings. Don't just bold the text. Use the heading section that is given in the home tab of your Word document. So from there, for the main heading, select one. For subheadings, select heading two. Heading levels, there are different levels given there. So if you do that type of formatting for on the very start, you will be in much ease, because you will be able to generate your contents automatically. You will be able to format your thesis by selecting the auto format option. So next, before you even start writing your synopsis, it is a good idea to format your references. बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो अपने रेफरेंसेस को फॉर्मेट नहीं करते, जो मैनुअल रेफरेंसेस देते हैं, और जो मशीन के थ्रू रेफरेंसेस देते हैं तो वो अपनी प्रॉपर लाइब्रेरीज उसमें मेंटेन नहीं करते। दे डू नॉट अपडेट द sections, the articles into their paper machines, for example EndNote, Mendeley and others. तो उससे होता क्या है कि जब आप अपडेटेड नहीं रखते, तो फिर आप जब लिख लेते हैं, एट द एंड यू स्टार्ट रिग्रेटिंग, आप रिग्रेट करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज नाउ यू डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स विच यू हैव cited. You don't have them in the physical form or in the soft form PDF form. तो अब क्या है, now it is very painful for you to search for them again and again, one by one, and add them to the library or copy the references directly from there. So it becomes very hectic for you. So it is very necessary to format your references at the start, because this will save you time later, because you won't have to stop and reformat as you go along.
Once you have finished your synopsis, be sure to revisit your reference list and remove any sources that you did not end up using. This helps you keep your document clean and accurate. But this is in case if you are formatting manually. But if you are using machine generated references, then you do not need deleting anything. It's just a digital library saved elsewhere in your EndNote or Mendeley, and you only cite and add references to those uh, articles which you really use in your research. तो अगर आपने ज़्यादा भी सेव किए हैं तो इट डज़ नॉट मेक एनी फस, इट डज़ नॉट मेक एनी इशू. आप इजीली जो है जो आपने साइट किए हैं उन्हीं के रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं जस्ट विद अ सिंगल क्लिक. तो हाउ टू प्रॉपरली add references, how to properly cite articles, how to search articles and review articles. तो इस पे हम पूरा जो है अपना एक अलग से लेक्चर कंडक्ट करेंगे जहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैनुअली किस तरह से ऐड किए जाते हैं रेफरेंसेस और ऑटो जनरेटेड मशीन जनरेटेड रेफरेंसेस किस तरह से यूज़ किए जाते हैं और वाई द मशीन जनरेटेड रेफरेंसेस आर ऑफ इम्पोर्टेंस, वो ज़्यादा बेहतर क्यों होते हैं. Now, in the next section, we will talk about writing your research synopsis. So, when you start writing your synopsis, the first step is to format your title page because the title page should include the title of your research project, your name, the degree and discipline you are working in, and the names of your supervisor, department, and institution. Also, do not forget to add any committee member along with their qualification and designations if there are any. And if not, you are good to go with your name and your supervisor name and its his designation and the name of institute. So your title is itself should be brief but specific. So typically, under 50 words is considered to be a very good title. Also, avoid unnecessary phrases like an investigation into. At the same time, ensure your title isn't too vague. जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था इससे पिछले लेक्चर में साइनॉप्सिस के ऊपर कि जी जो आपका टाइटल हो, जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो वो क्लियर हो, आपका टाइटल क्लियर हो, वो एड्रेस करे, आपके स्कोप को एड्रेस करे, बहुत ज़्यादा जनरल ना हो कि आप उसे समेट ही ना सकें और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक भी ना हो कि वो बिल्कुल ही उसमें कोई मज़ीद गुंजाइश ही ना हो कोई रिसर्च वगैरह की. तो ये चीज़ आपने क्या करनी है, ज़हन में रखनी है कि जो आपका टाइटल पेज है, वो बहुत अच्छे तरीके से फ़ॉर्मेटेड हो और उसमें तमाम कंसर्न लोग जो आपके साथ हैं, इन सुपरवाइज़र्स आपके और को-सुपरवाइज़र्स या कोई कमिटी मेंबर्स वगैरह, तो वो क्या हों उसमें इंक्लूडेड हों अलोंग विद देयर डेज़िग्नेशंस एंड नेम्स. तो इट इज़ नेसेसरी और आपने अपना डिपार्टमेंट वगैरह भी लाज़मी इंक्लूड करना है. Now, moving on to the next slide, identification of your research problem within the introduction is also very necessary. So, in your introduction, you will identify and describe the research problem you are addressing. This section is crucial because it explains the importance of your research question to your field. You will want to provide enough background so that the problem is well understood and to highlight why it matters, explain how you plan to approach solving this problem. For example, here the research problem is identified. Research into the question of the longevity of continued rising यूज़ ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स तो वगैरह ये आपने प्रॉब्लम बयान किया एंड आखिर में क्या कहा जा रहा है कि जी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिसर्च इज़ टू असेस द photovoltaic power in an effort to answer these issues. तो आखिर में ऑब्जेक्टिव भी बता दिया कि जी हमारी ये जो स्टडी है इसका ये ऑब्जेक्टिव है. तो दिस मस्ट बी क्लियर्ड इन द इंट्रोडक्शन सेक्शन. ये बहुत ही ज़्यादा क्या है ज़रूरी है. Be sure to support your statements with other studies that emphasize the significance of your research question. For instance, citing previous research that identifies gaps in knowledge can show that your project is necessary.
The length of the introduction will vary, but it typically takes up the first page or two of your synopsis. Again, it is not compulsory कि जी आपका इंट्रोडक्शन कितना हो. बाज आप ग्रांट्स वगैरह के लिए जब आप अपने साइनॉप्सिस लिखते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ एक पेज गिवन होता है. वहाँ पे उन्होंने खाली स्पेसेस आपके लिए छोड़ी होती है सेक्शंस की. सो यू हैव टू फिल दोज सेक्शंस एंड दोज गिवन स्पेसेस ओनली. आपके पास एक्स्ट्रा कोई ऑप्शन नहीं होता. तो दैट इज जस्ट वन पेज साइनॉप्सिस. एंड समटाइम्स इफ यू आर राइटिंग ऑन योर ओन तो आप एक दो तीन और चार मैक्सिमम चार पेजेस से ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए. अगेन रफली ऑन एवरेज 2000 3000 से 4000 वर्ड्स. इससे ऊपर अपर लिमिट इज 4000. सो यू मस्ट नॉट एक्सीड दैट. ऐसा नहीं है कि आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा बट इट इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड साइनॉप्सिस. अच्छा नहीं समझा जाता. तो अगेन क्या करना है आपने आपने अपना प्रॉब्लम और उसको कैसे सॉल्व करना है और आपका ऑब्जेक्टिव भी इंट्रोडक्शन में आपने बहुत ही लाजमी जो है डिस्कस करना है. So, in your literature review, you will discuss the existing research on your topic. This is where you demonstrate what other researchers have done in the field and how your research will contribute something new. Typically, a thorough literature review will reference 8 to 10 studies related to your research problem. So be sure to focus on the most current research, ideally within the last 5 years. Your literature review should give a clear understanding of where the field stands and highlight how your research fills any gaps. बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. पिछले लेक्चर में भी हमने इस पर डिस्कशन की थी कि आपका जो लिटरेचर रिव्यू है वो रिप्यूटेड हो, ऑथेंटिक हो, क्रेडिबल हो और वो लेटेस्ट हो. आप ऐसा ना हो कि आप 1980 का कोई जो है रिसर्च आर्टिकल लेकर और उसमें से आप क्या कर रहे हैं अपनी लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं. उसमें आप गैप फाइंड कर लेते हैं. यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट गैप एंड देन यू कम टू रियलाइज कि जी इस पे तो काम हो चुका है. इसके तो सॉल्यूशंस फाइंड आउट हो चुके हैं. इस पे क्या इससे 100 गुना एडवांस लेवल मॉलिक्यूलर लेवल पे भी इसका काम हो चुका है और आप 2-3 माह ज़ाया कर चुके होते हैं. कभी-कभी आप पूरा 1-2 सेमेस्टर अपने ज़ाया कर चुके होते हैं. तो लिटरेचर रिव्यू इज़ अ मस्ट and literature review from very credible sources and very recent resources and sources is very compulsory. ये बहुत ही ज़्यादा क्या है ज़रूरी है. लिटरेचर रिव्यू किया क्यों जाता है क्योंकि यू सीक अटेंशन यू गेट अटेंशन कि जी ऑफ जो भी आपका इंस्ट्रक्टर है जो जिससे भी आप ग्रांट ले रहे हैं आपका इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट कमेटी वट एवर दैट मे बी. आप उनकी अटेंशन सीक कर रहे होते हैं कि जी आपका रिसर्च जो है वो काम का है. आप जो काम कर रहे हैं वो वाक़ई ही एक प्रॉब्लम है. पहले भी उस पे काफ़ी रिसर्च हो चुकी है एंड साइंटिफिक कम्युनिटी इज़ ट्राइंग टू फाइंड इट आउट टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. दैट्स व्हाई इट्स ऑफ इम्पोर्टेंस कि आप ये क्या करें काम करें. तो बहरहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी ऑनगोइंग रिसर्च and development of PV panels has shown increases in the power efficiency of emerging technologies. As additional materials are discovered to produce greater outputs, the efficiencies are reaching up to 44%. और यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है रेफरेंस दिया. अब ये इसकी अपनी बात नहीं है. ये पहले इस पे रिसर्च हो चुकी है जिसके अंदर के इसने क्या दिया है एक रेफरेंस दे दिया है कि जी फलाना रिसर्चर हैज़ डन दिस रिसर्च. फलाने बंदे ने ये काम किया हुआ है और ये मैं भी इसलिए इस पे काम करना चाह रहा हूँ. बहरहाल set forth the goals or objectives for your research project. So in this, you outline your research objectives. Your overall objective should describe the contribution your project will make to the field. It is necessary because if the research that you are going to perform, that you are going to do,
if it does not contribute to the project, if it does not contribute to the field, if it does not contribute to the scientific society, to the community, then it is useless. Nobody is going to give you grants for that research because it is of no use to them or to the society. So your research objective must be of use. It must contribute something positive to the scientific community, to the knowledge, to the information that is already present. So, for example, if you are researching urban heating, your objective might be to compare the heat modification caused by vegetation of mixed species in urban areas. So, specifically focusing on the five most common urban trees, these objectives help you guide your research and make your study actionable. तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है. Provide specific objects. So this purpose of the study is to research a comparison of the pollutants used and produced in the production of PV panels in comparison to the पावर efficiencies of various modules. तो different modules हैं, उनके comparison में ये क्या कर रहा है, बात कर रहा है इसकी. Next, moving to your hypothesis, these are your predictions about the outcomes of your research. Typically, a hypothesis predicts a relationship between two variables, which your research will then attempt to quantify. तो आपका जो हाइपोथेसिस है वो क्या होना चाहिए है, क्लियर होना चाहिए. वो आपने बचपन में 9th-10th में आपके स्टैंडर्ड्स में आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपने लिखा होगा कि हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल. आपका हाइपोथेसिस क्या हो, टेस्टेबल हो. आपने ऐसा हाइपोथेसिस नहीं बनाना कि जिस पे आप टेस्ट ही ना कर सके, जिस पे आप एक्सपेरिमेंटेशन ही ना कर सके. सो टेस्टेबल नेचर ऑफ द हाइपोथेसिस इज वेरी necessary. So typically, hypothesis predict a relationship between two variables, which your research will then attempt to quantify. हमने इसको क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है. Make sure to clearly specify your sources and the reasoning behind your hypothesis. आपने बहुत क्लियर करके बताना है कि भाई क्यों आपने ये हाइपोथेसिस क्यों बनाया, इसके पीछे क्या वजूहात है. So for example, if a prior study shows that children who are homeschooled are less likely to join uh, fraternities or sororities in college, so you might hypothesize that homeschool children are more independent and need less social support. Your hypothesis should be grounded in existing research. हवा में से चीज़ नहीं बनाने आपने कि बस आपने आपका दिल चाहा कि जी मैंने कैसे एक इन दो चीज़ों का कनेक्शन बताना है कोई, तो बस आप उस पे लग गए. यस यू कैन डू दैट, बट इट इज़ नॉट फेवर्ड इन दी स्ट्रक्चर डिग्री प्रोग्राम्स. जहाँ पे स्ट्रक्चर डिग्रीज होती हैं वहाँ पे आपने अपने डोमेन्स के अंदर ही काम करना होता है, उसी के अंदर आपने चलना होता है. तो आप जो है एग्जिस्टिंग रिसर्च के बेस पर अपना हाइपोथेसिस बनाएंगे और बनाते हैं. Now let's dive into your methodology and methods. This section is the heart of your research synopsis because it outlines exactly how you plan to answer your research question. Be detailed enough so that your reader understands how you are going to carry out your study. In this section, you will explain how to plan to collect and analyze your data, the study design you are using, and any sampling methods if there are. So you will also need to describe your study setting, including any facilities and equipment you have access to. For example, if your research takes place in a hospital, so you might use a cluster sampling to gather data. The methodology section should be clear and detailed enough that the reader feels confident your study is feasible. सो आपने जो मेथडोलॉजी यूज़ करनी है, अगेन दैट मस्ट बी ऑफ क्रेडिबल नेचर. उसकी नेचर भी क्या होनी चाहिए, क्रेडिबल होनी चाहिए. सो मेथडोलॉजी मस्ट बी क्लियरली डिस्कस्ड और जो भी मेथड्स आप उसमें यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखे हों. ये जैसा कि आप इस यहाँ पर सैंपल के अंदर भी देख सकते हैं जिस मेथड को यूज़ किया गया है, तो इट इज़ मेंशन्ड एज वेल. और ये हमने कल के अपने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी हमने डिस्कस किया था. Once the main sections of your synopsis are done, write the abstract.
बहुत से लोग गलती करते हैं कि वो स्टार्ट में जी एब्स्ट्रैक्ट लिख लेते हैं। तो एन एब्स्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी रिटन एट द स्टार्ट। किसी सूरत आप उसको पहले लिख ही नहीं सकते, बिकॉज योर एब्स्ट्रैक्ट हैज़ इंट्रोडक्शन, it has your problem statement, it has your literature review, it has your expected outcomes, sorry, methodology and the expected outcomes. So it is practically impossible to write it first. So always complete your abstract at last. जब आप बाकी सारा synopsis लिख लें तो उसके बाद आप अपना abstract लिखें. This should be the last section you complete because it needs to summarize the entire synopsis. So how could you write it at the start? In 100 to 200 words, your abstract should clearly state the research problem, the main objectives of your research study, the theoretical framework, and the methods you will use. Be sure to write the abstract only after completing the rest of the synopsis. पहले कभी भी मत लिखें. So in section 3, we will discuss about the reviewing and editing of your research synopsis कि आप जी अब रिव्यू किस तरह करें. चलिए आपने लिख लिया synopsis, abstract तक लिख चुके हैं आप आखिर में, अब उसको रिव्यू किस तरह करना है. तो फाइनली जो है आफ्टर यू फिनिश राइटिंग योर रिसर्च ड्राफ्ट, योर फर्स्ट ड्राफ्ट, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक अ ब्रेक बिफोर यू बिगिन एडिटिंग. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप लिख रहे होते हैं या अभी लिख चुके होते हैं तो आपको अपनी वो चीज़ बहुत परफेक्ट लग रही होती है, रिफाइंड लग रही होती है. तो अगर आप राइट आफ्टर यू कंप्लीट जो है आप उसे दोबारा से रिव्यू करने लग जाएँ तो इट इज़ 80 to 90% sure that you are not going to find any mistake, you are not going to make any corrections, you are not going to improve that synopsis, that first draft of yours. Why? Because you have just completed it and it already feels okay to you. तो आप इसीलिए ज़रूरी है कि क्या करें, ब्रेक लें. So if possible, set your work aside for a few days. If you are on a tight deadline, then you maybe take at least a few hours away from it. So, but taking a break is very necessary ताकि आप एक फ्रेश माइंड के साथ दोबारा से जो है अपने जो ड्राफ्ट है उसको पढ़ें और उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो उसको देखें. So when you edit, focus on clarity and conciseness, eliminate unnecessary jargon and passive constructions, make sure every word counts and contributes to the overall meaning of your synopsis. अब यहाँ पे आप देखें एग्जाम्पल के तौर पे कि लिखा हुआ है कि these results are easily reproducible by anyone who has the correct equipment. अब ठीक है लेकिन इतना ठीक नहीं है. इट कैन बी मोर रिफाइंड, इसको मज़ीद इम्प्रूव्ड और बेहतर बनाया जा सकता है. तो एनीवन हु हैज़ द करेक्ट इक्विपमेंट शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस दीज रिजल्ट्स. ठीक है जी. तो आप शुड बी और कुड बी, माइट बी वगैरह यूज़ करें और अच्छे तरीके से जो है क्लैरिटी और कंसाइजनेस के लिए जो है आप इसको एडिट करें आफ्टर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक. सो उसके बाद आपने रेफरेंसेस लाजमी चेक करने हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट ऐड द रेफरेंसेस एंड डू नॉट डबल चेक देम. सही है. तो आपने डबल चेक लाजमी करना है कि आपको रेफरेंसेस जो चीज़ जितनी भी चीज़ें आपने साइट की हैं उन तमाम के रेफरेंसेस मौजूद हैं या नहीं, और अगर मौजूद है तो करेक्ट ऑर्डर में मौजूद है या नहीं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मौजूद है या नहीं, करेक्ट स्टाइल में है या नहीं. तो ये चेक करना भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है. बेसिकली मैं ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं विच वी डू नॉट रिकॉग्नाइज़ इट फर्स्ट, जो हम शुरू में नहीं रिकॉग्नाइज़ करते. एंड जब हम सब कर चुके होते हैं तो सबमिशन करते हैं, फिर शर्मिंदगी होती है अपने आपके इंस्ट्रक्टर, सुपरवाइज़र वगैरह के सामने या जहाँ से आप ग्रांट ले रहे होते हैं. तो वहाँ से आपको फिर थोड़ा-सा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है जो आपकी एनर्जी डाउन करता है. तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू बी श्योर टू डबल चेक एवरीथिंग. आफ्टर एडिटिंग must do a final proofreading for spelling, grammar, and punctuation errors. It is also helpful to ask someone else to review your work. आपको लगता है आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है,
आपको लगता है आपकी टेक्निकल राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, डू नॉट हेजिटेट, डू नॉट फील शाय इन आस्किंग समवन एल्स टू रीड इट फॉर यू। आप उससे अपना काम पढ़ाएँ और उसे कहें कि जी अगर आपको कोई करेक्शंस वगैरह लगती हैं तो उसे अंडरलाइन करें या हाइलाइट करें। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो इमेज दी हुई है मैंने, तो कोई और जो है वो आपका काम पढ़ रहा है और उसे हाइलाइट कर रहा है। सो चेक योर रेफरेंसेस अगेन टू इंश्योर दे आर फॉर्मेटेड करेक्टली। शेयर योर पेपर विद क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स फॉर रिव्यू। अपने हम उम्र लोगों के साथ शेयर करें अगर आप अपने से छोटों या बड़ों के साथ शेयर नहीं कर सकते। So that's all about synopsis. These two lectures are enough. So if you listen to these lecture, you will be good to go and write your first synopsis. That's all. Thank you so much. If you feel any type of difficulty, you can reach us. You can contact with us. We are always available to help you. Thank you and Allah Hafiz.